अवनी की सुरक्षा को लेकर विवेक की चिंता समझ रहा था, लेकिन तभी विवेक ने अचानक घोषणा कर दी कि वो अवनी से शादी करने वाला है। अवनी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। विवान के कानों में विवेक के शब्द पड़े, हम दोनों शादी करेंगे। वो किसी तीर की तरह चुभे, ना जाने क्यों। ये सुनकर विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से पलकें झपकाई, जैसे आंख में कुछ गिर गया हो। नन्हे आदेश ने विवान की आंखों में फूंक मारते हुए कहा, क्या हुआ विवान, धूल गिर गई क्या? आदेश की इस मासूमियत ने विवान को अंदर से तोड़ दिया। वो खुद नहीं जानता था कि अपने दोस्तों, अपने साम्राज्य और अपनी पहचान को पीछे छोड़कर वो इस अजनबी लड़की के पीछे यहाँ तक क्यों चला आया। और अब जब अवनी की शादी की बात हो रही थी तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था। उसके होठों से धीरे से एक लफ्ज निकला, अवनी। आदेश ने ये शब्द पकड़ा और जोर से दोहराया, अवनी। अवनी ने झट से दरवाजा खोला तो सामने विवान को नम आंखों के साथ खड़ा पाया। आदेश ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, ये अवनी क्या होता है विवान? विवान अवनी की आंखों में देखते हुए एक ही वाक्य बोला, अवनी मेरी जान है बेटा। अवनी वहीं स्तंभित खड़ी रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विवान के मुंह से ऐसा जवाब निकलेगा। आदेश ने अवनी का पैंट खींचते हुए कहा, मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपको समझ आया क्या? अवनी ने खुद को संभाला और आदेश को गोद में उठाकर बात पलटने की कोशिश की। तुम अपने विवान अंकल से ही पूछ लो। और ये बताओ, क्या इस नन्हे अफसर ने पूरा ऑफिस घुमा दिया? आदेश चहकते हुए बोला, हाँ मम्मा, विवान तो हर चीज देखकर हैरान हो रहा था। उसने विवान के चेहरे के हाव भाव की नकल उतारी, जिसे देखकर विवान की हंसी छूट गई। विवान ने आदेश को गुदगुदी की, ओए, क्या मैं ऐसा मुंह बना रहा था? बहुत बदमाश हो गए हो तुम। खेल खेल में विवान का हाथ अवनी से छू गया। उसे एक बिजली का झटका सा लगा। उसने तुरंत हाथ खींच लिया और बिना नजरें मिलाए कहा, सॉरी, और वहां से चला गया। अवनी उसे जाते हुए देखती रही। पास ही खड़े अशोक ने चुटकी लेते हुए कहा, अवनी, तू जो कर रही है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर विवेक तुझे डांट रहा है तो वो बिल्कुल सही है। विवेक अभी भी आदेश को देख रहा था। उसे लग रहा था कि विवान के आते ही आदेश उसे भूल गया है। आदेश ने विवेक के मन की बात पढ़ ली और अवनी की गोद से उतरकर विवेक की तरफ हाथ फैला दिए। विवेक ने आदेश को सीने से लगाया और भारी आवाज में कहा, आई मिस यू बेटा। क्या तुम इस विवेक डैडी को भूल गए? क्या अब मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा? आदेश ने विवेक के गालों को चूमते हुए कहा, ऐसा नहीं है डैडी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आप और मम्मा काम में बिजी थे ना, इसलिए मैं विवान के साथ खेल रहा था, पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है। विवेक ने घड़ी देखी और अवनी पर बरस पड़ा। अकल है तुझे? इस वक्त बच्चे को यहाँ क्यों लाई? उसे सोने देना चाहिए था। आदेश ने अपनी माँ का बचाव किया। मम्मा ने तो घर पर रुकने को कहा था, पर मुझे आपसे मिलना था। आप मुझे बाय बोले बिना क्यों आ गए थे? इतना कहकर आदेश विवेक के कंधे पर सिर रखकर सो गया। विवेक उसे बचपन से ही अपनी छाती से लगाकर सुलाता आया था, इसलिए आदेश को वहीं सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। आदेश के सोने के बाद विवेक ने फिर से अवनी को घेरा। बोल अवनी, हम शादी कब कर रहे हैं? अवनी ने कड़े लहजे में जवाब दिया, विवेक, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। लगता है कुंवारेपन से तुम्हारा मन भर गया है। अशोक, इसके लिए जल्दी कोई लड़की देखो और इसकी शादी करवाओ। विवेक ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरा प्यार तो तुमने ही छिनवाया था ना, तो अब भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। अवनी ने ठंडी आह भरी और कहा, मैंने सुना है वो लड़की अब भी सिंगल है। अगर तुम्हें वही चाहिए तो शौक से जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। इतना कहकर अवनी सोफे पर लेट गई और आंखें मूंद ली। वो इतनी बेखबर थी कि उसे याद भी नहीं आया कि विवान बाहर अकेला है। उसने खाना खाया या नहीं, वो कहाँ होगा। वो थकान में वहीं सो गई। अशोक और विवेक आपस में बात करने लगे। विवेक ने अपना सारा गुस्सा अशोक पर उतार दिया और उसे एक धौल जमा दी। अशोक चिल्लाया, अबे पागल, मार क्यों रहा है? अभी तक तो तू ठीक था। विवेक ने झुंझला कर कहा, अभी जो तूने मुझे अवनी के सामने मारा था, ये उसका बदला है। और वैसे भी मुझे डर लग रहा है अशोक,
मुझे डर है कि अवनी फिर से उसी विवान के पास ना चली जाए। अशोक ने शांति से कहा, देख विवेक, ये उसकी जिंदगी है। जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों बीच में आ रहा है? उसे खुश रहने दे। विवेक अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं उसे विवान के पास नहीं जाने दे सकता। तू जानता है मैंने उसे किस हालत से बाहर निकाला है। क्या अब मैं उसे और उसके साथ आदेश को भी विवान की गोद में डाल दूं? कभी नहीं। अशोक ने आखिरी कोशिश की। विवेक, शायद विवान बदल गया है। तूने सुना नहीं उसने अभी कैबिन में क्या कहा? कि अवनी उसकी जान है। लेकिन विवेक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अशोक हार मानकर बाहर निकल गया। बाहर गार्डन में विवान अकेला बैठा चांद को देख रहा था। तभी अशोक उसके पास पहुंचा। विवान ने बेरुखी से पूछा, हु आर यू? अशोक थोड़ा सहम गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं और तान्या दोस्त हैं। हमने एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई की है। बेचारा अशोक, उसे अंदाजा नहीं था कि वो खुद चलकर शेर के जबड़े में आ गया था। उसे नहीं पता था कि अब विवान उससे अवनी के अतीत के बारे में सब कुछ उगलवा लेगा। अवनी पर अपने गुस्से और फिक्र की वजह से विवेक ने कैबिन में ऐलान कर दिया था कि वो अवनी से शादी करेगा, जिसे सुनकर अवनी के होश उड़ गए थे। विवेक और अशोक के बीच इसी बात पर बहस हुई, जिससे चिढ़कर अशोक वहां से बाहर आ गया और उसने गार्डन में बैठे विवान से बात शुरू की। दूसरी तरफ लंदन के ही एक अंधेरे कोने में अवनी के दुश्मन उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। एक गुंडे ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भाई, वो लड़की दोबारा लौट आई है। इस बार ऐसी पुख्ता प्लानिंग करो कि वो यहाँ से जिंदा वापस ना जा सके। हमारे सारे शूटरों को काम पर लगा दो। उसके साथी ने हाथ जोड़ते हुए समझाया, बॉस, ऐसे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। यहाँ की पुलिस बहुत सख्त है। अगर हम छींकते भी हैं तो हवालात में डाल देते हैं। और तो और यहाँ के पुलिस वाले रिश्वत भी नहीं लेते। इसलिए जो भी करना है बहुत फूंक फूंक कर करना होगा। पर वो सनकी गुंडा किसी भी कीमत पर अवनी की जान लेने पर तुला था। इधर गार्डन में विवान अपनी पैनी नजरों से अशोक को देख रहा था। वो उससे अवनी के अतीत का सच उगलवाने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डिटेक्टिव डैनियल का फोन आ गया। विवान ने फोन उठाते हुए अशोक से कहा, नाइस टू मीट यू। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर कुछ भी याद आए या बताना हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। उसके बाद विवान ने फोन कान से लगाते हुए गंभीर आवाज में पूछा, हाँ डैनियल, बताओ। तुम्हारी आवाज बदली हुई लग रही है, क्या बात है? डैनियल ने घबराते हुए कहा, विवान, मामला बहुत सीरियस है। तुमने मुझसे एएम कंस्ट्रक्शन के बारे में पता लगाने को कहा था ना? मैंने जब अपने कुछ लोकल नेटवर्क से बात की तो एक बहुत ही खौफनाक बात सामने आई। तान्या की इस अंधी तरक्की को देखकर यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ग्रुप उनसे चिढ़ा हुआ है और उन्हें रास्ते से हटाने यानी जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पक्की खबर है या सिर्फ अफवाह। विवान के माथे पर बल पड़ गए। उसने पूछा, मुझे इस बारे में पूरी डिटेल दो डैनियल। वे लोग कौन हैं और उनकी तान्या से क्या दुश्मनी है? डैनियल ने बताना शुरू किया। विवान, तान्या यहाँ यूनिवर्सिटी में एक साधारण स्टूडेंट थी। उन्हें बिजनेस में दिलचस्पी थी, इसलिए रणजीत जी ने अपने नाम से एक छोटा सा वेंचर शुरू करवाया, जिसे तान्या ने अपनी मेहनत से बेहद कामयाब बना दिया। उनके प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स बहुत किफ़ायती और बेहतरीन क्वालिटी के होते थे, जिसकी वजह से यहाँ की नंबर 1 कंपनी जेम्स कंस्ट्रक्शंस घाटे में चली गई। एक छोटी सी कंपनी से मात खाने के बाद जेम्स ने उन्हें दबाने की बहुत कोशिश की, पर वो अवनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। डैनियल ने आगे कहा, जेम्स ने किसी तरह अपनी कंपनी को फिर से नंबर 1 बनाया, पर जैसे ही तान्या की पढ़ाई पूरी हुई, उसने जेम्स के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी की कि उनके होश उड़ गए। जेम्स पहले तो सोच रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसका क्या उखाड़ लेगी, पर तभी तान्या को यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित द बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिल गया, जिससे उनकी कंपनी रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गई। इस बात से बौखलाकर जेम्स के मालिक ने तब भी तान्या को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था जब वो इंडिया गई थी, पर वो नाकाम रहा। अब वो उसे हर हाल में खत्म करना चाहता है। मुझे बस यही जानकारी मिली है। ये सुनते ही विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसने कड़क कर कहा, उस जेम्स कंपनी की पूरी कुंडली अगले 5 मिनट में मेरी मेज पर होनी चाहिए, समझे? विवान ने तुरंत अवनी के नंबर पर एक मैसेज टाइप किया, आई एम गोइंग आउट।
इसके बाद उसने बैक टू बैक कई रसूखदार लोगों को फोन मिलाए और खुद मैदान में उतर गया। विवान गुस्से में बड़बड़ा रहा था। हमारे घर की बेटी पर हाथ उठाने के लिए किसने जाल बुना है? अब बिना किसी प्लानिंग के सीधा तुम सबको शमशान पहुंचाता हूँ। जब मैं शरीफ बनकर रहता हूँ तो किसी को हजम नहीं होता। वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ डैनियल उसका इंतजार कर रहा था। विवान उसे साथ लेकर जेम्स के ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। उधर इंडिया में मीरा ने जब अपनी झिझक छोड़कर अभिषेक से कहा, क्या तुम मुझे किस करोगे? तो अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पागलों की तरह उसे चूमने लगा। जैसे जैसे उनके होठ आपस में उलझे, अभिषेक के हार्मोन तेजी से दौड़ने लगे। उसका खुद पर काबू खोने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे मीरा के बदन पर रेंगने लगे और भावनाओं के इस सैलाब में मीरा ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। तभी अचानक अभिषेक के जहन में एक ख्याल आया। शादी से पहले अगर वो मर्यादा लांघ गया तो ये मीरा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। उसके हाथ वहीं थम गए। उसे अपनी पुरानी गलतियां और मीरा का गुस्सा याद आ गया। उसने झटके से खुद को मीरा से अलग किया, चादर ओढ़ी और मुंह फेर कर लेट गया। लेकिन अगले ही पल मीरा ने जो किया उससे अभिषेक हक्का बक्का रह गया। मीरा ने उसकी चादर खींची और सीधे उसके बगल में आकर लेट गई। उसने चिढ़कर पूछा, पागल हो गया तुम? अभी तो इतने मजे से किस कर रहे थे, अब अचानक बीच में ये चादर ओढ़कर क्यों लेट गए? अभिषेक के इतने करीब मीरा को देखकर उसकी धड़कनें थम गईं और डर के मारे उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसने हकलाते हुए कहा, मीरा ये क्या कर रही हो? पहले बाहर निकलो यहाँ से। पर मीरा टस से मस नहीं हुई। वो वहीं लेटी रही। अभिषेक का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। वो बिना कुछ सोचे समझे बेड से कूदा, कमरे का दरवाजा खोला और सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी वक्त बाहर विघ्नेश विष्णु को समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई गुस्सा छोड़, जो भी बात है बैठकर सुलझा लेंगे। मुझे लगता है कि अभिषेक किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान है, इसीलिए उसने तुझसे ऐसा कहा। पुष्कर ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, नहीं विघ्नेश, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। वो बेवजह मुझसे मुंह फेर कर नहीं जाता। वो अपने इस जिगरी यार को मनाने का तरीका सोचने लगा। तभी अभिषेक अपने कमरे से भागता हुआ सीधा गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ गया। विष्णु ने उसे अकेले जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। अभिषेक ने जब विष्णु को अपनी तरफ आते देखा तो उसने मन ही मन सोचा, ये मुसीबत यहाँ भी आ गई। लगता है यहाँ वास्तु ही खराब है। वो वहां से उठकर कहीं और जाने ही वाला था कि विष्णु ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। विष्णु ने मिन्नत करते हुए पूछा, अभिषेक, आखिर समस्या क्या है तेरी? तू मुझे इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रहा है? अभिषेक का सारा गुबार फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, देखो विष्णु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, समझे? विष्णु ने दुखी होकर पूछा, तेरी नाराजगी सिर्फ इस बात पर है ना कि मैंने तुझसे कुछ छुपाया? पर भाई, तूने एक बार भी ये सोचने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा? अभिषेक ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना भाई। हम दोनों एक ही बैच में थे, बस मेरी ट्रेनिंग का सेक्शन अलग हो गया और तू मुझसे दूर चला गया। तू अंडरकवर ऑफिसर बन गया और मैं सीबीआई में आ गया। उसके बाद जब भी तुझ पर कोई आंच आई, क्या तुझे एक बार भी अपने इस भाई को याद करने की जरूरत महसूस हुई? उसने अपने दिल की सारी कड़वाहट विष्णु के सामने उगल दी। विष्णु ने नरमी से कहा, भाई तू मेरी नौकरी की संवेदनशीलता को जानता है ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभिषेक ने बात काटते हुए कहा, अच्छा, बड़ी बात नहीं है? तुझे पता भी है कि तेरी पीठ पीछे आई हर मुसीबत को मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए सुलझाता आया हूँ? अभिषेक ने ऐसा सच उगला जिससे विष्णु सन्न रह गया। वो बुत बनकर खड़ा रहा।